हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मिलाकर जो तैयारियां बड़ौदा उपचुनाव को लेकर की गई हैं, उस बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। 280 बूथों पर मतदान हो रहा है। बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जा रहा है। वोटिंग से पहले हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं, ग्लव्स दिए जा रहे हैं, मास्क का ध्यान रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं आज मतदान के लिए, वो वाकई काबिले तारीफ नजर आ रही हैं। और एक अच्छी बात यह है कि भारी संख्या में कई क्षेत्रों में लोग वोट देने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और लगातार हरियाणा न्यूज भी यही अपील करेगा कि अपने आप को सुरक्षित समझे। जो इंतजामात प्रबंधन किए गए हैं प्रशासन द्वारा, उन्हें देखकर वाकई कहा जा सकता है कि बिल्कुल सुरक्षित माहौल में मतदान की प्रक्रिया हो रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकलें और वोट देने के लिए जरूर जाएं, अपने मतदान का प्रयोग करें। ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं, ये आपका कर्तव्य भी है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। भारी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 11 बजे का जो अपडेट है वो आपको दे देते हैं। 19% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। 11 बजे का अपडेट है ये। और लगातार सुबह से ही आप हरियाणा न्यूज पर तस्वीरें देख रहे हैं। 80 साल के वृद्धों से लेकर तमाम नौजवान वोट डालते हुए नजर आए। और महिलाओं की संख्या भी मत देने के लिए, काफी संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही हैं पोलिंग बूथ पर। लगातार हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर सुबह से मौजूद है बड़ौदा के तमाम पोलिंग बूथ पर। और आपको हमने दिखाया कि कितने सुरक्षित माहौल में वोटिंग की जो ये प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और साथ ही आपको बता दें, बीजेपी जेजेपी के जो प्रत्याशी हैं योगेश्वर दत्त, वो भी अपना वोट देने के लिए, मतदान के लिए भैंसवाल कला क्षेत्र में पहुंचे। सुबह से कई अद्भुत तस्वीरें भी मतदान के दौरान देखने को मिली हैं। कई ऐसे वृद्ध जिनकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा है, वो इतने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं वोट देने के लिए। साथ ही हमने सुबह एक बहुत खूबसूरत तस्वीर देखी, जब एक विकलांग जो चलने में असहाय थे, वो भले ही अपने किसी रिश्तेदार के कंधे पर सवार होकर वोट देने के लिए आए, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा। तो इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता तमाम उन लोगों के लिए जो वोट ना देने की सोच रहे हैं। आपको वोट जरूर देना चाहिए और बड़ौदा उपचुनाव एक उदाहरण के तौर पर पेश होना चाहिए। सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अगर होता है तो। और अब मैं सीधा, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनका रुख करूंगी। सोमवीर आर्य जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, निकिता अरोड़ा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजवंत नहिनवाल इनेलो के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही बीजेपी से हमारे साथ रमन मलिक जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले रुख करूंगी रमन मलिक जी का। मलिक जी, कितने आश्वस्त, कितने आशावादी नजर आते हैं जब सुनते हैं कि 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज जो है वो 20% तक पहुंच चुका है? यानी उम्मीद है कि शाम तक काफी अच्छी वोटिंग होने वाली है। मैं ये समझता हूं कि आज बड़ौदा हल्का अपनी बरसों की, और मैं 5-7 साल 10 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कम से कम ये 20 साल का इतिहास की जो भड़ास है, जहां पे बड़ौदा हल्के को पीछे छोड़ने के लिए और अपने निजी स्वार्थों को ऊपर रखने के लिए लोगों ने काम करा, उसका जवाब देने जा रहा है। मैं बड़ौदा हल्के के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व के अंदर उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की ठान ली है और वो ठान रखी है और कर रहे हैं। जहां तक हम अपनी पार्टी की बात करें और ये बात करें कि हम क्या देख रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि एक बाप बेटे का वर्चस्व जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी और इस इलाके के ऊपर अपना आधिपत्य मानते हैं जी, वो टूट के चकनाचूर होने वाला है। और वो इस समय जनता जो है उस पूरे मन से सामने आ गई है कि ये तुम्हारी पपौती नहीं है बड़ौदा हल्का। बड़ौदा हल्का का अपना मन है, अपना मानस है, और वो उसको व्यक्तित्व को उजागर करके अपने आप को दर्शाने के लिए आतुर है।
वाकई सर आपके कॉन्फिडेंस की दाद देनी होगी। लगातार बड़ौदा हलके में पहले इनेलो के विधायक बने, उसके बाद कांग्रेस को बार बार मौका मिला और आप कह रहे हैं कि 20 साल की भड़ास बड़ौदा के वासी निकालने वाले हैं। तो आखिर इस कॉन्फिडेंस के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? जरूर मैं आपके पास लौटूंगी और पूछूंगी। अभी पहले हम रुक कर लेते हैं निकिता का। कांग्रेस से हमारे साथ निकिता मौजूद हैं। निकिता, जो बात कही रमन मलिक साहब ने कि 20 साल की भड़ास, 20 साल में से 15 साल जो हैं वो आपके नाम रहे हैं, तो इतने सालों की भड़ास अब बड़ौदा की जनता निकालने वाली है, सब बीजेपी दावा कर रही है। इसको किस तरीके से लेते हैं आप? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि बड़ौदा की जो जनता है वो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है और आज कल भी जुड़ी थी, आज भी जुड़ी है और आगे चलकर भी जुड़ी रहेगी। इस बात का हमें भी काफ़ी कॉन्फिडेंस है और जिस तरीके से हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं और बार बार हुड्डा साहब को लेके आते हैं पिक्चर में, तो मुझे साफ तौर पे मैं ये कहूँगी कि इनकी बातों में एक डर दिखता है। ये किस बेसिस पे चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ भी इनके पक्ष में नहीं है, तो इनके पास जो मुद्दा बच जाता है। हुड्डा साहब पिक्चर में इसीलिए आ रहे हैं बार बार क्योंकि वो खुद आ रहे हैं, वो है, उनका गढ़ है, वो वहां से वो वहां की जनता के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, वहां की जनता उनके साथ बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है, उनको सराहती है, उनके काम को भी समझती है। क्या भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस ये चुनाव निकिता योगेश्वर दत्त है? देखिए, मैं तो ये भी कह सकती हूँ क्या ये चुनाव खट्टर साहब और चौटाला जी वर्सेस इंदुराज जी है? मैं भी ये सवाल पूछ सकती हूँ क्योंकि कहीं पे भी मुझे तो योगेश्वर दत्त जी तो कहीं दिखते नहीं है। इंदुराज है कहाँ पे? बिल्कुल वही है और वो ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, वो काफी सालों से सोनीपत की जनता के साथ थोड़ा सा भाषा में संयम बरतें। वो उनकी आदत है, वो ऐसे ही बोलते हैं, जब डर जाते हैं नहीं तो वो ये ऐसी टिप्पणी, सवाल है कि बिल्कुल ऐसी भाषा यूज करना इनकी आदत है, बट मैं उसमें नहीं जाऊंगी। उनको वो उनकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, वो कैसे डरे हुए हैं, वो इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। बट ये साफ तौर पे हमें पता है कि इंदुराज जी काफी टाइम से पूरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में और बड़ौदा से देखिए ये बात निकिता जी, ये बात सिर्फ रमन मलिक नहीं कह रहे हैं, ये बात जब सीएम स्टेज पर थे, मैं परसों उनका भाषण चल रहा था, तो सीएम स्टेज पर जब बात कर रहे थे प्रत्याशियों के बारे में तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम तक भूल गए। वो क्योंकि तो आप इसको किस तरीके से लेंगी कि देखिए मैं तो वो कहूंगी कि अभी वो हाल फिलहाल तंदुरुस्त हुए हैं। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि हमारे सीएम अब कोरोना से जूझकर वो आए हैं बाहर और अब उनका स्वास्थ्य अच्छा है। बट क्या कह सकते हैं, कभी कभी इंसान भूल भी जाता है, मैं भी भूल जाती हूँ, आप भी भूल जाते हैं, कभी कभी स्लिप हो जाता है। तो मैं उसको एक बहुत ही उसकी बहुत डीप में जाके नहीं मैं उसकी वो करूंगी, बट ये बहुत ही एक हमारे साथ रजवंत डहिनवाल भी जुड़े हुए हैं, इनेलो से प्रवक्ता हैं। रजवंत जी, जिस 20 साल के फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे थे रमन मलिक जी, उसमें कुछ पोर्शन आपका भी रहा है क्योंकि इनेलो से विधायक रहे हैं वहां पर श्री कृष्ण हुड्डा से पहले। तो अब ये जो क्षेत्र है, इस पर जो राजनीति जिस तरह की अभी हुई है, जब कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी वहां पर सक्रिय होकर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही थी, प्रचार कर रही थी, तो वहां पर अभय चौटाला भी काफी सक्रिय नजर आए हैं। तो आप कितने आशावादी हैं इस क्षेत्र को लेके? देखिए, अभय सिंह चौटाला जी वहां पे चुनाव के समय ही एक्टिव नहीं थे, वो चुनाव से पहले भी वहां पे एक्टिव थी। इंडियन नेशनल लोकदल का वो पुराना गढ़ रहा हुआ है, किला रहा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे 20 साल की जो लोगों की भड़ास है वो निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस प्रकार वहां पे बड़ौदा की जनता ने इनका विरोध किया है, उस विरोध को लेकर ये उन जनता को मनाने के लिए कहीं लालच दे रहे हैं फ्री गैस सिलेंडर बांटने का, कहीं शराब बांटने का, कहीं ओछे हथकंडे अपनाने का। इसके बारे में हम चुनाव आयोग से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका हौसला, मतलब ये तो वो बात हो गई, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। डरे हुए ये लोग हैं और अपने आप को बताते ही हैं कि हम लोग वहां पे मजबूत है। ये मजबूत नहीं है। आज ठीक है इनकी सरकार है, लेकिन इन्होंने पिछले 6 साल में इन्होंने किया क्या, एक बार अगर जनता को वो बताएं। जनता वहां पे इनसे फ्री है कि आप हमारे पास वोट लेने के लिए आए, आप एक बार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि आपने वहां पे किया क्या है, आप अपनी उपलब्धि बताएं, आपको हम वोट क्यों दें। और उसी को लेकर अब ये आगे कह रहे हैं कि हम आपको रोजगार देंगे,
आप हमारा विधायक बनाओ, हम तो आपको आपने झंडी एक देंगे, तो दो काम मतलब लोगों को रजवन बरगलाने के अलावा कोई काम नहीं अभय है। चौटाला कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी हारेगी और उसके बाद सरकार गिरेगी। आप सर मुझे जरा इस लाइन का मतलब समझाएं, और इस पर तो डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला भी तंज कस चुके हैं कि एक विधायक पार्टी से हैं, वो एक विधायक आखिर कैसे कह रहे हैं, किसकी दम पर कह रहे हैं कि सरकार गिराएंगे? देखिए बात क्या है कि मैं आपको बता रहा था कि वर्तमान में जो हरियाणा के राजनीतिक हालात हैं, जिस प्रकार जो कांग्रेस के बीजेपी के विधायक हैं, जो जेजेपी के विधायक हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं। और जिस प्रकार इंडियन नेशनल लोकदल का वहां पे जो विधायक जीत के आएगा तो एकदम लोगों को भी लगेगा, और वहां पे जो दूसरी पार्टी के जो विधायक हैं और नेता है उनको भी लगेगा कि अगर कोई उभर के आ रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। वो पहले से ही इन पार्टियों को छोड़ने का मन बना चुके हैं। जैसे अभी इनका श्याम सिंह जी राणा जी जो छोड़ के आए थे, इसके दूसरे जो विधायक जो छोड़ के जा रहे हैं, वो मतलब रुष्ट हो रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, ये उनको नहीं गिन रहे। ये सच्चाई है कि जेजेपी के विधायक जिस प्रकार विरोध के स्वर में और अपना बुलंद करने का काम कर रहे हैं, ये उनको कहीं गिन नहीं रहे। ये कह रहे हैं कि इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो दबे हुए वहां पे बैठे हैं और वो एक मौके की तलाश में है, और एक सारा का सारा धड़ा ये सरकार को छोड़कर और कहीं ना कहीं एक बार दोबारा इनके विरोध में खड़ा होगा। ये सारा कारण यही है जिससे हम ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार एक विधायक और हमारा जीत कर आ गया तो निश्चित तौर पर सरकार बिल्कुल धड़ाम से गिरेगी। और मतलब अगर इनेलो के 2 विधायक होते नहीं, हैं, मैं इनेलो के विधायक की बात नहीं कर रहा, मैं इनेलो की नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सरकार को यह पता लग जाएगा कि इनके पास अब कुछ नहीं बचा। जो उनका जो विरोध था, जिस प्रकार आज किसान उनके विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं, उसी प्रकार जो विधायक है वो भी कहीं ना कहीं किसान परिवेश से जुड़े हुए हैं, वो विरोध उनका भी है। और अभी जैसे इनके AA थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल थे परविंदर धुल, वो भी पार्टी छोड़ के आए हैं और वो सत्ता पक्ष को छोड़ के आए हैं। मतलब उनके अंदर भी एक भड़ास है, वो भड़ास वहीं पे निकलेगी। वो कुछ नहीं कुछ भी नहीं, मैं कह रहा भड़ास तो निकलेगी। मेरी बात सुनिए सर, अब आप सब मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ नेता आपके छोड़कर गए, बीजेपी में गए, जेजेपी में गए, अब कई वो घर वापसी कर रहे हैं, तो आप कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके साथ हुआ अब आगे बीजेपी के साथ होगा। निश्चित तौर पर क्योंकि वो किसी न किसी लोभ लालच में उनको तोड़ के लेके आए थे, लेकिन अब उनको समझ में आ गया। चलिए पहले ये तो बड़ा हास्यास्पद हो गया कि आपने सर इनेलो के प्रवक्ता हैं आप, और आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो गलती बीजेपी कर रही है वो आप ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं। नहीं, हम नहीं करके बैठे, ये चीज मैं बता रहा हूँ कि उनको समझ में आ गया कि हमें किसी न किसी लालच के रूप में वहां पे उनसे निकाला गया था, और अब वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पीछे छुड़ाने के चक्कर में 8,000 वोट का बड़ौदा में आंकड़ा पार कर पाएंगे? 8,000 का पार कर लिया तो इनके लिए जीत है। आप ये बताएं, आप 8,000 की बात कर रहे हैं, आप अपनी हालात बताएं, आपके दिल पर क्या बीत रही है? वो तो रिजल्ट बताएगा कि हम 8,000 देंगे कि 80,000 देंगे। 10 तारीख को मैं कह रहा हूँ वो तो बड़ौदा की जनता बताएगी। बड़ौदा की जनता ने तो चुनाव से पहले आपको बता दिया। जब आप वहाँ पे पुलिस आप वहाँ पे हल्के में घूम रहे हैं, सोमवीर आर्य जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बता दिया रजवन जी, अब सोमवीर जी से बात कर लेते हैं जरा। सर, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपने 3 पार्टियों के जो सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, ये 3 पार्टियों के तमाम बड़े बड़े दिग्गज आपको नजर आए, और इन 3 हमारे नेताओं को भी आपने सुना। तो अब जरा आप एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते विश्लेषण करें इन सभी टिप्पणियों का जो इस वक्त अभी इस डिबेट में हुई। देखिए नंदू जी, 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कांग्रेस का जो है हुड्डा साहब की साख दाव पे लगी है। हुड्डा साहब पिछली बार खुद भी हार गए, उनके सुपुत्र भी हार गए। नहीं, लेकिन बड़ौदा से आप लोकसभा के वोटिंग आपने हुड्डा साहब के हार की बात करी, इसलिए मैं आपको करेक्ट कर दूं कि बड़ौदा सीट से, मतलब बड़ौदा जो क्षेत्र था उसमें उनको ज्यादा वोट मिले थे सोनीपत में। मेरे पास गिनती भी है, कहूँ तो मैं बता दूं, ज्यादा वोट आए थे, मैं मानता हूँ इस बात को, तो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें। लेकिन सवाल पैदा होता है कि 2 बार इलेक्शन हार चुके हैं वो, वहां कम आए तो कहीं आए। मैंडेट जो मेंबर पार्लियामेंट का उनको नहीं मिला, ये तो वेल सेटल है, ऐसे ही बेटे को नहीं मिला। अब ये तीसरा भी अगर वो भगवान ना करे हार जाते हैं, इलेक्शन लूज कर जाते हैं, तो हुड्डा साहब का पब्लिक को तो छोड़िए, पब्लिक को तो होता रहता है। पब्लिक तो अगर मान लो 2,000 वोट कम भी आ जाते हैं तो पब्लिक तो इसका मतलब उनके साथ है। इनका हाई कमान में रुतबा खत्म हो जाएगा, तो खत्म मीन्स बहुत कम हो जाएगा। जो आज हाई कमान से अपनी बात मनवाने को मजबूर कर देते हैं हाई कमान को, ये एक बड़ा कारण है कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं और सब कुछ इनके ऊपर छोड़ रखा है। वही बता रहा हूँ आपको कि जो राज्यसभा की सीट थी, ये हुड्डा साहब अगर हमारी हरियाणवी भाषा में कहें तो ये जो टिकट जो है ना राज्यसभा की सीट, ये छीन के लाए थे हाईकमान से।
इस पे जो राज्यसभा की सीट थी, तो ये छीनने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, उनका दबदबा बहुत कम हो जाएगा। और इनके विरोधी जैसे है ही शैलजा जी है और सुरजेवाला जी महत्वाकांक्षी, वो सीएम बनने के वो सोचते हैं हुड्डा था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इनका अब आ जाइए आप बीजेपी पे सरकार की नीतियां हैं, खट्टर साहब की भी इज्जत दाव पे लगी है, वो अभी सीएम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पिछली बार जो मैंडेट था उसको बढ़ाना उनका काम था। दूसरा अगर पार्टली थोड़ा और देखें तो बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट यूनिट ओपी धनखड़ साहब का भी बनता है, क्योंकि उनको पिछली सरकार में काफी काम करने का, सेवा करने का मौका मिला था, वो नहीं कर पाए या उनसे सेटिस्फाई नहीं हुए, तो वो उनकी है। तो वो भी इतने जोर शोर से अच्छे इलेक्शन में बहुत रुचि लेकर बहुत काम कर रहे हैं, तो उनकी भी साख का मतलब बीजेपी के भी कई नेताओं का भविष्य डिसाइड होगा इस चुनाव से। नहीं, राजवंत जी की पार्टी पर आ जाइए, देखिए राजवंत जी की पार्टी का फिलहाल अगर आप देखें, थोड़ा बुरा तो लगेगा, खोने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। 2.5% वोट पाए थे पहले, अगर ये ऊपर बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये कि चौधरी देवीलाल की नीतियां जो है, अगर ये मान लो थोड़ा सा ऊपर ग्राफ आ जाता है, अच्छा सा कंटेस्ट भी कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि चौधरी देवीलाल की जो नीतियां थी वो लोगों ने अभय सिंह चौटाला में देखी है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का ग्राफ इसलिए कम होगा क्योंकि पिछली बार बीजेपी के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनके साथ सत्ता के लालच में इनका जो आरोप है वो चले गए। एक बड़ा अहम सवाल है, एक बड़ा अहम सवाल है कि जब पहले विधानसभा चुनाव हुए, रमन मलिक जी, योगेश्वर दत्त दूसरे नंबर पर आए और बहुत बड़ा गैप नहीं था श्री कृष्ण हुड्डा और योगेश्वर दत्त के बीच में, जो हार का गैप था 4 या 5 हजार वोटों का था, और जो तीसरे नंबर के थे वो थे भूपेंद्र मलिक जेजेपी से। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो जेजेपी का वोट बैंक रहा, भूपेंद्र मलिक को जो वोट मिले थे वो इस बार बीजेपी जेजेपी के कैंडिडेट को मिलेंगे? क्या आप आश्वस्त हैं या वो वोट बैंक? मैं आश्वस्त हूं। मैं जी सिर्फ इतना बोलूंगा कि हर इलेक्शन में थोड़ी बहुत फर्क होता है, और वो फर्क एक परसेप्शन का होता है, एक जजमेंट का होता है कि जी वोटर किस हिसाब से किन नीतियों को कैसे देखता है। अगर मैं उसको समझूं तो मेरे को ये लगता है कि जो इस समय हालात हैं उसमें रीअलाइनमेंट होगी, और एक बहुत बढ़िया मार्जिन से, बहुत ही बढ़िया मार्जिन से योगेश्वर दत्त जीतेंगे। और जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात है, वो जैसे उन्होंने जींद में जिन लोगों को निपटाया था वैसे ही वो लोग इनको यहां निपटाएंगे। अब आती है एक और बात, जहां तक मेरे इनेलो के साथी बोल रहे थे, ये 2.5% से 5% पहुंच जाए, 7% पहुंच जाए तो भी इनके लिए फतेह है। मेरे को ये लगता है कि उतने में भी इन्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मिल ही रहा है। अब आती है बात, जो फाइनली बात करें कि जी प्रदेश के अंदर बार बार ये यहाँ पे बड़ौदा हल्के के अंदर बोला जा रहा है काम नहीं करा। हमने तो रिपोर्ट कार्ड 102 कामों की जो वहां करे हैं उसकी जनता को दे दी, जो कंप्लीट हो चुके हैं। जो 25-30 काम बाकी चल रहे हैं वो भी दे दिए, जो अनाउंसमेंट हुई वो सबके सामने है। मेरा सवाल अब इतना था, आप ये बोलते हैं कि जगह जगह जाके कि मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं करा वो नहीं करा, मैं तो लिस्ट देने को तैयार हूं। और मैंने डायरेक्टली वीडियो के माध्यम से भी और वैसे भी ट्विटर के माध्यम से भी भूपेंद्र सिंह जी और दीपेंद्र हुड्डा दोनों को बोला है कि मैं आपको लिस्ट देता हूं, आप वहां प्रचार कर रहे हैं, आप जाके वो वेरीफाई कर लीजिए कि वहां काम हुए या नहीं हुए। कम से कम जनता के अंदर जब झूठ बोलते हो तो पढ़ लिख के झूठ बोलो ना, पढ़े लिखे लोग हो। आप तो वो भी नहीं करते सर, आप तो बार बार हर डिबेट में जब भी आते हैं आप झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, बट हम उसका कोई हल नहीं है। आप जिस तरीके से बार बार हुड्डा साहब का नाम ले रहे हैं बार बार पिछले कुछ मिनटों से, तो मुझे तो साफ तौर पे ये लग रहा है आप कितने मतलब डरे हुए हैं कि हुड्डा साहब से आप डरते हैं, इसलिए आप बार बार उनका नाम इवोक करते हैं। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि कैसे वो आपको देश की जनता राहुल जी का नाम इतने बारी लेती है, राहुल जी से डरे हुए नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राहुल जी के साथ पूरी जनता है, वो जिस तरीके से मुद्दे उठाते हैं वो और कोई किसी जो निकिता जी लाइन बोली रमन मलिक जी ने, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने एक कही है। हालांकि मुझे पता है कि आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगी, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक है सोमवीर जी, उनका भी मैं इस पर राय जानूंगी। पहले आपसे जवाब लेना चाहूंगी कि जींद में जो भूपेंद्र हुड्डा ने दूसरों के साथ किया, वो लोग आप यहां पर उनके साथ कर रहे हैं।
देखिए, ये तो राजनीतिक बातें, मैं जैसे पहले भी मैं कह चुकी हूँ, राजनीतिक बातें हैं, इनमें कोई दम पर नहीं इस तरह है, की सारी तस्वीर खोखली जब बातें नजर हैं। आती है तो सवाल तो ऐसा खड़े कुछ होंगे भी ना। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सारे एकजुट हैं, एक कांग्रेस पार्टी है, हमारे कई नेता है, हमारी जो पार्टी है वो सिर्फ केवल एक मैं फिर लीडर पूछती हूँ, रणदीप सुरजेवाला कहाँ है निकिता जी? वो हमारे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, हरियाणा के हैं, बिहार वो पहुंच वो गए। बोलते हैं, हर मुद्दे पे बोले हैं। आप पहले भी, आप पिछले एक साल में देखिए, जब भी इनका कोई स्कैम बाहर निकल कर आए, चाहे वो रजिस्ट्री स्कैम हो, चाहे वो लिकर स्कैम हो, उस पे आके उन्होंने जोर शोर से बात की। चुनाव में नजर नहीं आए कहीं वो, और चुनाव क्या में भी उनके बोले लिए हैं। जरूरी नहीं? आप क्या देखिए, बड़ौदा उनके उन्होंने लिए जरूरी नहीं? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करी है, और वो उनके पास जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। वो एक नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, वो हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन भी है, उनकी जिम्मेवारियां भी बहुत है। और स्टेट में इसीलिए पार्टी ने सिर्फ एक लीडर के ऊपर नहीं, हमारे बहुत सारे लीडर्स को नर्चर किया है, जो इकट्ठे मिलकर इस प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। और सबके आप खुद ही इतने सारे लीडर्स का नाम ले चुके हैं, आप कहते हैं गुट है, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कितने लीडर्स करें। रमन जी, ये तो आप अपनी खुद की खिल्ली उड़ा रहे हैं यहाँ पर, ये कह के। यही तो मैं कह रही हूँ, आप गुट करते हैं और कहते हैं कि नेता कहाँ है। ये कैसे, ये तो बहुत हंसी की। हमारा भी एक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और जब से चुनाव सामने आए हम काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने जनता के लिए 6 साल से आप जो कुछ नहीं कर पाए, किस मुंह से आप कह रहे हैं कि आप बड़ौदा का चुनाव जीतेंगे? महिलाएं जो आज बाहर इतनी संख्या में बाहर निकल के वोट करने आई हैं, वो आपको क्यों लगता है कि वो बाहर आ रही है? क्योंकि वो असुरक्षित महसूस करती है आपके प्रदेश में, आपके राज्य में वो असुरक्षित महसूस करती है। इसलिए उस आक्रोश में आके वो ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो ये खेल है, इसमें मैं जरा राजनीतिक विश्लेषक है उनके पास वापस जाऊंगी, क्योंकि बहुत ही न्यूट्रल बात आप कहते हैं। तो आप जरा मुझे बताएं कि ये जो बात, निकिता जी, रमन मलिक जी, रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग मुझे बोलने दें प्लीज। सोमवीर जी, आप बताएं कि ये जो बात इन्होंने कही, रमन मलिक जी ने भले ही चुटकीले अंदाज में कही, लेकिन कितना इत्तेफाक आप रखते हैं इस बात से? क्या आपको भी इसमें राजनीति नजर आ रही है कि जो काम जींद में रणदीप सुरजेवाला के साथ हुआ, वो काम बड़ौदा में भूपेंद्र हुड्डा के साथ हो रहा है? देखिए नंदिनी, चाहे वो परिवार हो, वो स्टेट हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, उसका मुखिया जो होता है ना, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो कितना अनुशासन में रख सकता है अपने जो छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी जूनियर है, सीनियर है। तो सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की जो केंद्रीय हाईकमान है उसमें कोई दम नहीं है, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। ना उसका कहीं कंट्रोल है, ना कहीं उनकी कोई बात मानता, ना वो उनको मानते। तो ये जो उसको ड्यू टू दैट रिजल्ट, क्योंकि उस हाईकमान का ऊपर से कोई दबाव नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, तो जींद में ये हादसा हुआ। जैसे आप बता रहे हो कि इनको निपटा दे, निपटाने का मतलब ये था कि हुड्डा साहब ने प्रेस किया हाईकमान को पीछे से जाके कि जी सुरजेवाला साहब जीत सकते हैं बाई इलेक्शन, अदरवाइज कोई नहीं जीता है, क्योंकि सुरजेवाला साहब 6 महीने पहले आ रहे थे, 6 महीने सॉरी ऑलरेडी एमएलए थे वो। हाँ जी। इसके बावजूद उनको टिकट क्यों दिलाई? ताकि इसकी इमेज खराब हो जाए, क्योंकि वो सुरजेवाला जी जो थे वो महत्वाकांक्षी हो गए थे और राहुल जी के बहुत नजदीक थे, तो वो सीएम के लिए रेस में आ गए थे कांग्रेस में। तो उसको दबाव बढ़ाने के लिए, उसको साइड करने के लिए बिल्कुल ठीक बात थी कि उसको निपटा दिया, क्योंकि वो जींद में हार गए और 6 महीने बाद फिर आ गए। अब ये जो निपटाने की बात, अब या इस इलेक्शन में आज इसका जिक्र है। देखिए, सबसे पहले हुड्डा साहब के कैंडिडेट को टिकट नहीं दी, कपूर नरवाल थे इनके कैंडिडेट। ये भी बात जरा जानेंगे, वो आपको मैं एक निकिता से जवाब लेंगे इस बात पे। सबसे पहले कपूर नरवाल जी को टिकट नहीं दी गई। वो क्यों नहीं दी गई? क्योंकि हाई कमान ने कहा कि अभी शैलजा जी का प्रभाव ज्यादा, वो शैलजा जी के अध्यक्ष हैं, इनकी बात माने। और वो मान के उन्होंने क्या किया, इसको नरवाल जी को, क्या नाम है, बालू जी, क्या नाम है इनका पूरा, इंदिराज जी को टिकट दे दी, क्योंकि इसके ऊपर ठप्पा शैलजा जी का लगा हुआ है, क्योंकि ये शैलजा जी का कैंडिडेट है। उससे हम कितना भी डिनाई कर लें, आप टीवी पे बैठ के या नैतिकता की कितनी बात कर लें, देखिए जाति, दलित है, ये फलां है, ये किसान है, ये ब्राह्मण है, ये सारी चीजें। लेकिन इस पूरे चुनाव में कांग्रेस के लिए संकट मोचक बनके भी भूपेंद्र हुड्डा नजर तो आए। कपूर नरवाल चुनाव लड़ते तो कांग्रेस जानती थी कि हमारा नुकसान था, भूपेंद्र हुड्डा वहां पर आए और उन्होंने कपूर नरवाल को मनाया। हाँ, वही कह रहा हूँ। देखिए, रीजन वोट को लेने के लिए इन्होंने क्या किया, इंदिराज को वो दे दिया, वो एक ठप्पा का शैलजा जी से।
हाईकमान को यह पता है कि हुड्डा जी को आना पड़ेगा, राजनीति जिंदा रखनी है तो उनको आना पड़ेगा, और उनको इसी मजबूरी में कपूर नरवाल जी को बैठाना पड़ा, उनके फेरों में बैठाना पड़ा, और भी 2-3 बैठाए और वो लगा दिया, बिल्कुल लगा। तो वो निमटाने वाली बात यही है कि आप ये देखिए, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, कि अपनी जगह ठीक है वो, लेकिन एक स्टेट का नेशनल लेवल लीडर क्या एक दिन में नहीं आएगा? वो इतना बिजी है कि वहां आएगा, जबकि बड़ौदा किसान बाहुल्य एरिया है। मैं अगर और इसको थोड़े निचलाई से तर कहूंगा, मैं अगर और कहूं तो जाट बाहुल्य एरिया है, और जाट नेता है, वो किसान नेता है, उस दम पे वो प्राइम मिनिस्टर सीएम बनना चाहता है, और वो एक दिन आगे इलेक्शन में नहीं खड़े होते कि मैं हाईकमान में बिहार में बैठा हूं। आपको कौन जानता है बिहार में कहां क्या इफेक्ट करोगे आप? ठीक है, मैनेज कर सकते हो आप महासचिव हो, बिल्कुल ठीक बात है, बट आप वहां दौरा करके यहाँ भी आ सकते हो, लेकिन ये निपटाने वाली है। भले ही निकिता जी फूट को कितना भी आप जो है बर्खास्त कर लें इस स्टेटमेंट को, लेकिन ये हर एक स्पीच में नेताओं की नजर आता है। दीपेंद्र हुड्डा को हमने जब जब सुना, जब भी वो भूपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे थे तो कहते हैं आपके भावी मुख्यमंत्री, आपके भावी मुख्यमंत्री। दीपेंद्र हुड्डा किस आधार पर आज भी हर एक अपने स्टेटमेंट में, हर अपनी स्पीच में क्यों कहते हैं कि आपके भावी मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो कोई भी हो सकता है। तो ये जो एक कांग्रेस के अंदर कैडर जो बने हुए हैं हरियाणा में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को पहले भी बैकफुट पर लेकर गए। अब आगे देखिए, बड़ौदा भूपेंद्र हुड्डा का ही गढ़ है, ये बात डिनाई नहीं की जा सकती, और उनके इस गढ़ होने का कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा? फायदा मिलेगा क्योंकि पहले भी मिलता आया है। अभी फिलहाल चलिए मैं रजवंत दहिनवाल जी के पास जाना चाहूंगी। इनेलो के पास हुआ करती थी ये पहले सीट, अभय चौटाला कहते हैं कि काहे के हुड्डा का गढ़ है ये तो इनेलो का गढ़ है। अब आपसे मेरा सवाल है कि अगर इनेलो का गढ़ है तो इनेलो के गढ़ में जब विधानसभा चुनाव 2019 हुए तो इनेलो को इतनी बुरी हार का सामना क्यों करना पड़ा? देखिए नंदी जी, बात अगर करें चुनाव की, हर चुनाव का अपना अलग अलग महत्व होता है और माहौल होता है। 2019 का माहौल कुछ अलग था, और आज की अगर बात करें तो आज का माहौल अलग ही है। जिस प्रकार पार्टी का जो बंटवारा हुआ, निश्चित तौर पर उसको मानने में कोई बुराई नहीं है, उससे निश्चित तौर पर हमें नुकसान हुआ था, लेकिन वो हमारा वोटर था, जो हमारा सपोर्टर था, वर्कर था, वो भी भ्रमित हुआ था, जिसकी वजह से जेजेपी को भी वोट गए थे। आज हमें जो फायदा मिलेगा उसका फायदा ये है कि जेजेपी की तरफ जो वोट गया था वो बीजेपी यही में सवाल नहीं मेरा आपसे भी था, वो बीजेपी में नहीं जा रहा, तो उसका निश्चित तौर पर हमें फायदा मिलेगा। जो हमारा जनाधार, जो पिछले 1 साल के दौरान अभय सिंह चौटाला जी ने जिस प्रकार जनता से अपना विश्वास जीता है, जनता के बीच में रहे हैं, उनके हक अधिकारों की बात की है, किसानों की बात की है, मजदूरों की, महिलाओं की समस्याओं की जो बात की है, उससे एक बार उनमें फिर दोबारा विश्वास जगा है, और विश्वास के कारण ही वो अभय सिंह चौटाला और इनेलो परिवार के साथ जुड़े हैं जी। तो उसका निश्चित तौर पर हमें फायदा मिलेगा। और देखिए आप, ये जब ये चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो इंडियन नेशनल लोकदल एक अलग ही रूप में उभरेगी और चमकेगी, और ये बीजेपी जो अपने आप को आज अपने आप को कहते हैं कि ये सीट हमारी हो गई, ये हुड्डा साहब जो कह रहे हैं कि ये सीट हमारी पुराना गढ़ है, इनका वहम दोनों का निकल जाएगा। देखिए, बिल्कुल किसी भी पार्टी या किसी भी नेता को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए या किसी को छोटा या बड़ा नहीं आंकना चाहिए, लेकिन ये बात सच है कि आईएनएलडी के हालात जो रहे हैं पिछले दिनों में, अगर आप उभर कर आते हैं तो ये वाकई खुशी की बात होगी आप ही की पार्टी के लिए, क्योंकि अभय चौटाला से लेकर ओम प्रकाश चौटाला सब बहुत सक्रिय होकर बड़ौदा उपचुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रमन मलिक जी, जैसा कि कहा आईएनएलडी के नेता ने कि जो जेजेपी का वोट बैंक था, भूपेंद्र मलिक को जो वोट मिले उस पर सेंध लगाने की कोशिश यहां पर करती नजर आई है आईएनएलडी और कांग्रेस। आपको लगता है कि वो प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, 2 चीजें मैं बड़े स्पष्ट रूप से बता दूं कि एक ये वो जिसे बोलते हैं ना, एक अपनी दिमाग की उपज हर एक की हो सकती है। मैंने जैसे पहले भी बोला, मैं अभी भी बोलता हूं कि जिसके पास जेब में 98 नहीं, वो लाल किला खरीदने जा रहा है, तो उसको वो खुशफहमी मुबारक। मैं ये समझता हूं कि 2.5% से खींच के ये 5-7% भी पहुंच जाए वोट शेयर, तो इनके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि आगे भविष्य दिखता नहीं कार्यकर्ता तक को। इनमें जो आ रहे हैं वो एक्सपायर्ड। लेकिन आप कहां थे? सर नहीं, आप जो बात कह रहे हैं आप ही बताओ ना। आप अपनी टिप्पणी जब आपकी 2-4 सीट आती थी उसके बाद एकदम आप कह रहे हो कि हम सरकार में बनाएंगे। राजवंत जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टिप्पणी मेरे वक्तव्य के बाद कर लें। नहीं, जिस प्रकार आप कर रहे हो तो मैं इसीलिए बीच में टोका है आपको। बाकी एक बार नहीं, आप मेरे को जो मैंने बोला वो बोलने दीजिए। चलिए ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए।
रमन जी। तो मैं ये मानता हूं कि ये 5 से 7% पहुंच जाए, वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो एक्सपायर्ड माल है वो जैसे कई बार इतवार को शनिचरवार को आते हैं कि रद्दी का बाड़ी ले लो, तो वो वैसे सामान इकट्ठा करने वालों को आप ये बोलें कि जी वो जैकपॉट हिट कर जाएंगे तो बहुत अजीब सी बात होगी। कभी कभी तुक्का लग जाए तो वो एक अलग है, बट अमूमन ऐसा होता नहीं। डर अभी भी बरकरार है, इसका मतलब आपका? बड़ौदा की जनता ने इस समय ये बहुत क्लियरली देखा है कि काम जब उनके विधायक ने नहीं करा वहां के और उसके बाद स्वर्गवासी हो गए, उसके बाद जिस तरीके से आके ओनरशिप ली गई, जिस तरीके से आके उनके साथ खड़ा हुआ गया, उससे पहले भी जितने 102 काम जो मैं बार बार बोलता हूं, अगर चाहें तो मेरे से आपको मैं बोलोगे तो मैं लिस्ट भेज देता हूं। एक बार बता तो दो, कोई एक काम बता तो दो जी कि ये काम हुए या नहीं, आपको सामने समझ आ जाएगी। उसके अलावा जो 25 काम चल रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए। पॉइंट यहाँ पे इतना सा है जो बार बार मुख्यमंत्री जी ने पहली टर्म में भी कहा था। रमन जी 4 महीनों में ही हुए काम, तो काम लिख के 4 महीने से पहले आपका विधायक काम लिख के ना दे तो वो क्या करे? रमन जी क्या 1 सेकंड 4 महीने में ही हुए क्या काम सारे? क्योंकि 4 महीने से पहले आप वहाँ काम नहीं कर रहे थे तो खुद मुख्यमंत्री ने कह दिया कि क्योंकि श्री कृष्ण हुड्डा आते नहीं थे, वो हमसे कुछ शेयर करते नहीं थे, तो हमने यहाँ काम नहीं किया। कि हमने जो भी काम हमारे को वहां के सामने आए वो बस 4 महीने प्रॉपरली रिक्वेस्ट जो स्वर्गीय कृष्ण हुड्डा जी थे, उन्होंने इतनी या कोई रिक्वेस्ट पूरे जिसे बोलते हैं ना, जिसे एक जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए वैसे नहीं करी, फिर भी जो सामने संज्ञान में आते गए काम वो कराते गए। 102 काम की लिस्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ, 102 काम की लिस्ट। ये लिस्ट उतनी खोखली है जितने आपके वादे हैं। वो 102 की लिस्ट भी जो काम वाली बात है ना सर, ये मुझसे हजम नहीं हो रही है, क्योंकि सीएम तो खुद आकर स्पीचेस में कह रहे हैं कि भाई बड़ौदा में कोई विकास नहीं हुआ, बड़ौदा हल्के में कोई विकास नहीं हुआ, बस ये 4 महीने से मैं सक्रिय हुआ हूँ तो मैंने काम कर दिया। उससे पहले हुड्डा आते नहीं थे, श्री कृष्ण हुड्डा, तो काम भी नहीं हो पाया। वो है कि सड़कें रिपेयर होनी है, और आप इतनी लंबी लिस्ट लेके घूम रहे हैं। ये लोग विधायक को सहयोग ही नहीं देते, विधायक को सहयोग ही नहीं देते। चलिए कीचड़ बनाते खुद हैं और उसमें खिलने की बातें करते। एक सेकंड निकिता जी, और 10 साल के अंदर ऐसा कौन सा काम हुड्डा साहब या उनके प्रतिनिधि ने करा दिया? फिर हुड्डा साहब कितने राइटल हैं उनके नाम से, आपको डर लगता है? हमारे से पूछ रहे हो मलिक जी, सरकार में आप सहयोग तो आपकी सरकार को देना चाहिए था अपने विधायक को। विधायक के साथ तो आप खड़े नहीं रह पाए, कीचड़ बनाते रहे ताकि मौका आने पर आप उस कीचड़ में आप खिले। कीचड़ पहले बनाते हैं, ये आपकी ये रणनीति हमेशा रहती है कि पहले कीचड़ बनाया जाए, उसमें आप कमल खिलाएं। ये प्लीज, ये आपने खुद ही रेणु जी अभी पीछे थोड़ी देर पहले हमसे जुड़ी थी, उन्होंने ये बात कही, कमल तो कीचड़ में ही खिलता है, तो कीचड़ ही आपके पास हरियाणा में बनाना तो पड़ेगा ना। अपनी बात ना करें रमन मलिक जी, हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आई है जरा वापस लय में अपनी, तो ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते आप। जो आपका 75 पार का नारा था वो आप कर नहीं पाए, नहीं पहुंच पाए। वो आत्म चिंतन मंथन करके हमने समझा है और उसके लिए हमारे को बखूबी समझा है, हमें देखा है कि प्रदेश का क्या हाल कर दिया। निकिता जी बीच में ना बोले, मैं आपके पास वापस आऊंगी, एक बार उन्हें अपनी बात कंप्लीट करने दे प्लीज। हाँ रमन जी, तो जो आत्मचिंतन की बात मैं कर रहा था वो हमने करा है और उसके साथ से जो हमारे को चेंजेस लाने थे वो अपने में ले आए हैं। चलिए, हमारे को अपने ऊपर कटाक्ष करना और आपस में बैठ के समझना कि हम कहाँ गलती कर सकते हैं या कर चुके हैं और उसके ठीक करना आता है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोच के बैठ जाए कि मैं गलती ही नहीं कर सकता और मेरा एक अधिपत्य है, वो हमेशा पतन की ओर जाता है। निकिता जी, जड़ चीज हमेशा आत्मचिंतन करने के बाद भी अगर प्रदेश का ये हाल है तो मैं कहती हूँ कि आप आत्मचिंतन करें। सर काम की लिस्ट की आप मुझसे बात ना करें, क्योंकि 4 महीने में अगर काम कर दिया और उससे पहले हल्के में काम की दरकार थी तब नहीं हो रहे थे क्योंकि नेताओं में कम्युनिकेशन नहीं था, तो इसमें जनता की कोई गलती नहीं है। उन्होंने श्री कृष्ण हुड्डा को बनाया, श्री कृष्ण हुड्डा अगर सीएम से बात करने नहीं गए तो क्या इलाके में विकास नहीं होना चाहिए था? क्या आपके सांसद तो थे वहां पे? चुना हुआ प्रतिनिधि कि मेरे को ये काम इस विधानसभा में चाहिए। आपने 4 महीने में थोड़ा काम कर दिया तो आप लिस्ट लेके घूम रहे हैं सर। सिर्फ एक ही है, चुनाव आ रहे थे इसलिए कर दिया काम। मेरे को एक चीज बताइए, मेरा इतना सा कहना है कि क्या विधायक का काम ये नहीं है
कि वो ये स्कीम बना के लाए कि जी ऐसा बड़ा काम। चलिए अब जो हुआ, श्री कृष्ण हुड्डा जी का निधन हो चुका है, तो उनके लिए ज्यादा टिप्पणियां मैं नहीं करना चाहूंगी। निकिता के पास चलते हैं। निकिता जी, रमन जी अब आपकी टर्न हो गई है, निकिता जी से जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं हल्के की पहचान बन गई हो। जवाब ले लेते हैं। यहाँ पर मुद्दा निकिता जी विकास का है और विकास पर ही लोग वोट डाल रहे हैं। ये लोग खुद हरियाणा न्यूज से बातचीत में कई बार कह चुके हैं। बीजेपी और जेजेपी इस बात को लगातार भुना रही है कि आप अपने इलाके को देखें, जहां पानी की समस्या है, जहां पर सड़कों की समस्या है। लगातार आपके विधायक थे वहां पर, और अगर वहां पर विकास नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, सड़कों के हालात खराब हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आप पर तो बनती है कहीं ना कहीं। देखिए, मैं पहली बात ये कहूंगी, अगर कुछ चीजें, कुछ कमियां रही हैं, इनफैक्ट एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। मेरी खुद एक बार रेवाड़ी के जो विधायक हैं उनसे भी बात हुई थी कुछ हफ्तों पहले, तो उन्होंने एक बात कह दी थी। रेवाड़ी की सड़कों पर मैंने सवाल किया तो कहते हैं हमारी सुनता ही नहीं है कोई, अफसर हमारी नहीं सुनते, सीएम हमारी नहीं सुनते, हम करें तो करें क्या। तो ये कांग्रेस के जो एमएलए हैं ये यही कहकर बचने की कोशिश करते हैं कि विकास नहीं हो पाया साहब, क्योंकि हमारी किसी ने सुनी नहीं। देखिए, मैं बार बार ये बात दोहराना नहीं चाहती, बट मेरे को मजबूरन दोहराना पड़ रहा है इस बात को कि देखिए, जब भी कोई विधायक आपकी जो सरकार जिसकी बनी है उसके विपरीत किसी ऑपोजिशन का लीडर अगर कहीं पे जीतता है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो उस विधायक के साथ मिलके काम करें। और अगर आप देखेंगे कि श्री कृष्ण हुड्डा जी ने भी बहुत बारी ये बयान पत्रकारों को भी दिया है, आप खोल के देख लीजिए कि उन्होंने कई बार सरकार को अप्रोच किया, बट उन्होंने अनसुना किया उनको बहुत बार। तो ये उनके पक्ष में मैं ये बात जरूर रखना चाहूंगी। अब वो है नहीं तो मैं उस पे ज्यादा लंबी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, बट ये एक हकीकत है कि अगर एक रिस्पॉन्सिबल सरकार अगर स्टेट में होती है तो उसका काम बनता है कि अपने ऑपोजिशन में जो विधायक बने हैं कहीं पे, वो उनके साथ मिलकर काम करे, जो नहीं हो रहा। तो मैं दूसरी बात फिर से मैं वही लाइन दोहराऊंगी कि बीजेपी का जो रणनीति हमेशा रही है वो ये रही है कि अगर जहां कीचड़ नहीं है वहां कीचड़ बनाए और वहां अपना कमल का फूल उगाए। वो चीज जो है ये बहुत ही गलत है, हमारे देश के हित में नहीं है। देखिए, और ये विकास की बातें करते, विकास ऐसे नहीं हो सकता। निकिता जी, लोगों ने आपको इतने सालों तक मौका दिया है, और अगर वहां पर काम नहीं हुआ है तो अब जनता कितनी जागरूक है ये हम और आप अच्छे से जानते हैं। और इसका जवाब भी वो देती है, केंद्र में मिला कांग्रेस को, हरियाणा में भी सरकार में मिला है कांग्रेस पार्टी को जवाब। अब अगर बड़ौदा में काम नहीं हुआ होगा तो उसका जवाब भी आज लोग दे देंगे। बड़ौदा की जनता असंतुष्ट है, वो जरूर इस इलेक्शन में निकल के सामने आएगा, बट जितनी हम लोगों ने लोगों से बात की है वो हमारी नियत पे पूरी तरीके से भरोसा रखती है बड़ौदा की जनता। और बाकी कुछ 2-3 बातें पहले की गई है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस पर भी थोड़ा अपना बोलना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी, ज्यादा लंबी टिप्पणी नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन हाँ फिर भी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें कही गई है यहाँ पर, तो मेरे को भी मौका मिलना चाहिए कि मैं उस पर टिप्पणी करूं। जल्दी। आप हाईकमांड की बात करते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं है। आप मुझे बताइए कि किसानों के हित में कौन खड़ा हुआ यहाँ पर? किसने लंबी रैली करी? ट्रैक्टर रैली जो हुई किसने करी? राहुल गांधी जी ने करी, और उनके साथ हमारे प्रदेश के सभी नेतागण जो है, हमारे अध्यक्षा जो है एचपीसीसी की कुमारी शैलजा जी वहां पे मौजूद थी, हुड्डा साहब भी मौजूद थे। सबने मिलकर किसानों की बात करी है। कोई वहां पे कोई गुट जो आप कहते हैं बार बार, जिसको आप अपने राजनीति उसके लिए यूज करते हैं, वो है ना देने। बाकी ये जस्टिफिकेशन नहीं, ये हकीकत है। तो आप कुछ ये हकीकत है जो आपकी जनता, हमारी जनता को भी जानना जरूरी है, ये हकीकत है। दूसरी बात ये है कि आप कहीं एक बार तो आप कहते हैं कि शैलजा जी ने नॉमिनेट किया, हुड्डा जी के अगेंस्ट गए। आप मुझे बताइए, अगर इससे नाराज होते तो आज वो क्या इंदिरा जी के साथ खड़े क्यों होते हैं? हुड्डा जी और का उनके नहीं, हुड्डा जी वो एक अलग बात है, उस सीट से। बट आप ये समझिए कि उन्होंने जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कपूर नरवाल जी का भी आपने नाम लिया है यहाँ पर, तो मैं वो कहूंगी अगर उन्होंने वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, वो क्यों फिर पीछे हटते? हुड्डा गए उनके घर पर, वही तो मैं कह रही हूँ। हुड्डा गए हैं उनको मनाने के लिए, अगर आपस में गुटबाजी होती तो ये सब चीजें ना होती। तो ये बात भी सच है, तो इसको हम नकार नहीं सकते। हमारी कांग्रेस पार्टी
इकट्ठी है और आप देखेंगे रमन 10 मलिक तारीख जी, को जिस बीजेपी प्रकार का जेजेपी की जो रमन सरकार मलिक है जी, उसका काउंटडाउन शुरू हो रहा है। जिस तरह का प्रचार प्रसार रहा इस सीट को लेकर, इस उपचुनाव में इतना दिलचस्प मोड़ कई बार आए हैं, ऐसे बयानबाजी हुई है, सीएम, डिप्टी सीएम से लेकर तमाम बड़े बड़े दिग्गज इस रण में नजर आए हैं। आपसे मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यही जानना चाहती हूं कि आप इस कंपटीशन को बड़ा कंपटीशन मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या आप इस चुनाव को लेकर ये सोचते हैं कि नहीं, जीत आसान होगी? रमन मलिक जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी बोले। जी, कितना बड़ा कंपटीशन मानते हैं? आप भी गए होंगे प्रचार प्रसार के लिए, तो कितनी टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के उम्मीदवार? देखिए, कांग्रेस के ऊपर प्रेशर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के ऊपर प्रेशर नहीं है। कांग्रेस की संस्थापित सीट है, उससे पहले इनेलो की हुआ करती थी। बीजेपी का कमल यहाँ कभी नहीं खिला, अब खिलने जा रहा है, और उसकी वजह मैं बता देता हूं, क्योंकि हमने एक साफ छवि का ईमानदार व्यक्ति कैंडिडेट दिया है, जिसने बड़ौदा हलके का नाम पूरे विश्व में करा है, और उसका जो कैरेक्टर है वो इतना अच्छा है कि उसने अपने आप से त्याग करके जो अपनी जीती हुई चीज थी वो भी अपने ओपोनेंट को दे दी। तो ऐसा व्यक्तित्व तो हमने दिया, उसके अलावा जो काम करे वो भी हमने बताया। अब मैं दो बातें यहाँ पे करना चाहता हूँ। एक तो बात बार बार हो रही है कि जी कांग्रेस का कैंडिडेट था और इसलिए एमएलए के काम नहीं हो रहे। मैं यही बात करना चाहूंगा कि जिस समय जेपी साहब, जो कि हुडा साहब के लिए इस बारी बोला जा रहा है कि हनुमान बने हुए हैं, वो हनुमान जब इंडिपेंडेंट थे तो जाके मिनिस्टर सीएम साहब से बैठ के, पिछली जो सरकार थी उसके अंदर बैठ के सारे काम कराते थे। वो अपने आप जाते थे, बोलते थे मेरे हल्के के ये काम है, इसको करिए, और उसके साथ उनसे विचार विमर्श करके करवाते थे। आज वो बोलते हैं कि जी मेरे काम नहीं हो रहे। तो वो होता ये है कि अपने आप, क्योंकि पॉलिटिकल अलायंस थोड़ा सा इंडिपेंडेंट से कांग्रेस में चले गए, तो अब वहां जाते हुए शर्म आती है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है कि नहीं करना। देखिए, जो ऑपोजिशन में अगर ऐसे लोग बैठेंगे जो राजनीति को राजनीति की जगह नहीं छोड़ेंगे और समाज की सेवा को समाज की जगह नहीं रखेंगे, तो ये तो होगा। ये एक राजनीति का निम्न स्तर होता है कि जब आप ये करें कि आप ये सोचें कि मेरी पॉलिटिकल, जिसे बोलते हैं ना, एक पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए मैं नीचे झुक जाऊंगा। अगर मैं दूसरे दल का अगर कोई मुख्यमंत्री है तो मैं उसके लिए, अपनी जनता के लिए काम मांगने या उसके लिए चीजें मांगने जाऊंगा, और अगर वहां काम हो जाते हैं तो क्या उसकी वाहवाही होगी या मेरी? ये जो है, जिम्मेदारी नहीं समझते कि ये आपकी जिम्मेदारी, आप हमें पता है कि आपके कृषि मंत्री जो हैं वो कितना किसानों से कितनी बारी मिले हैं, ये 3 जो काले कानून लेके आए हैं उस पर उन्होंने बातचीत करनी चाहिए। कितनी बारी, कितना अप्रोचेबल है आपके नेता दुष्यंत चौटाला जी से मिलना चाहते थे, उन पर लाठीचार्ज करा दी गई। आप मुझे ये बताइए, आप किसकी सुनना चाहते हैं? आप ना तो किसानों की, आम आदमी की भी नहीं सुनना चाहते, विधायक आपके पास पहुंचे आप उनकी नहीं सुनना चाहते, तो आप तो मतलब आप तो अपने आप को ऐसा, आप अपने आप को सुपर पावर समझते हैं कि आप अपने आप को एक्सेसिबल ही नहीं रखते, लोग आप तक पहुंचे ही ना। आपको आपके अंदर की एक ईगो है सर। आपके बीजेपी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एरोगेंस की प्रॉब्लम। एरोगेंस जब जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे लोगों की सुनने के लिए आपकी कोई मंशा नहीं होती, चाहे वो सेंटर में हो चाहे हमारे प्रदेश में हो। कितने मंत्री आपके किसानों से मिले? कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। 100 से ऊपर किसान यूनियन वालों ने बाहर सड़क पे वो निकल के आए, कितने आपके मंत्री उनसे जाके मिले, उनसे उनकी बात सुनी। आप तो इतने एरोगेंट हैं, आपका चलिए बस बिल पूरे ही अब जितनी, देखिए डिबेट हो रही है निकिता जी, डिबेट हो रही है, डिबेट हो रही है। ये किसी गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, आप दोनों समझिए, आर्ग्यूमेंट्स करिए, एक एक करके बोलिए। वापस परिपक्व कोई वक्ता हो तो उसके साथ बैठ के बात करी जाए। नहीं सर, देखिए इस तरह की पर्सनल टिप्पणी अगर आप करेंगे, ये बिल्कुल सुनने में अच्छी नहीं लगती। आप तय नहीं करेंगे कि किसने
में कितनी कैपेबिलिटी है, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट आप ना करें किसी को भी। और अब मैं सीधा रुख करूंगी सोमवीर आर्य जी का। सोमवीर जी, जिस तरीके की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इस डिबेट में, मैं तो सरगर्मी को भी महसूस कर पा रही हूँ कि जब बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार हो रहा था और सीएम से लेकर भूपेंद्र हुड्डा तक जो टिप्पणियां कर रहे थे, कितनी सरगर्मी होगी बड़ौदा में। लेकिन इन उपचुनाव को देखकर एक बात तो तय हो गई है, भविष्य हर पार्टी में नेताओं का तय होगा इसके रिजल्ट से। बिल्कुल ठीक है जी, आपकी 100% बात ठीक है। मैं बीजेपी के बारे में कहना चाहता हूँ, अमन मलिक जी और उनकी बीजेपी पार्टी सुन ले। देखिए, ये पार्टी ऐसी थी जो हरियाणा में 2-4 से सीट ज्यादा नहीं आती थी, किसी अलायंस में कभी चौरी बंसीलाल के साथ किया, कभी देवीलाल जी के साथ किया, उस टाइम 10-12 आगे होंगी। और 2014 में आपको बहुत अच्छा मैंडेट दिया। और वो क्यों दिया? क्योंकि आपकी केंद्र की जो मोदी जी जो उभर के आए और एक लोगों ने, सारे देश ने उनको एक नेता माना और इंटरनेशनल लेवल पर नेता बन भी गए, उसकी वजह से आपको 47 सीट मिली। अब अगर आप ये कॉन्फिडेंट करें, वो कांग्रेस वाली गलती दोहराना चाहते हो अपने साथ, कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हो। और इसी बीच सोमवीर जी आपके पास वापस लौटूंगी। बड़ी खबर बता दूं, 12 बजे तक 26% मतदान हो चुका है। बड़ी खबर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आपको बता दें, लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और ये एक पॉजिटिव खबर है। 12 बजे तक 26% मतदान हो चुका है। लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ। ऐसे अनुमान थे कि शायद कोविड-19 चुनावों को प्रभावित करे, लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और जिन्होंने वोट नहीं डाला है अब तक, उनसे हरियाणा न्यूज लगातार यही अपील करेगा कि आप जरूर अपने मत का प्रयोग करें। आपका दायित्व है वोट डालना। जरूर बड़ौदा उपचुनाव में अपना मत दें और अपने नेता को चुनें। 12 बजे तक 26% मतदान हो चुका है। अब वक्त इसी बात का है, इंतजार इसी बात का है कि शाम तक जब 6 बजेंगे और मतदान की जो प्रक्रिया है वो खत्म होगी, तो ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये कहां तक पहुंचेगा। सोमवीर जी, एक्साइटमेंट वाकई बढ़ रही है, उत्सुकता बढ़ रही है ये देखकर कि वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी बड़ी रोमांचक हैं। बड़े बूढ़े सब, चाहे जो चलने में भी सक्षम नहीं है, वो लोग भी अपने वोट की कीमत को समझ रहे हैं और वोट देने के लिए जा रहे हैं। देखिए ना, आप कितना बड़ा वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत है। और हर आदमी देखता है कि किसको, कौन मेरे काम करेगा, कौन ईमानदार है, कौन है। हाँ, अब मैं जो बात कर रहा था, जो बीच में रह गई थी, वो मैं ये कहना चाहता हूँ अमन मलिक जी, आपका 2014 से 2019 में ग्राफ गिरा है। आप 2014 में आए थे मोदी जी की साख पे, क्योंकि आपका स्टेट में तो कभी काम करने का विशेष मौका मिला नहीं कि आप ये कहते मैंने कोई उपलब्धि थी नहीं। आपको उपलब्धि किस बात की मिली? केंद्र सरकार की, जो मोदी जी थे उनकी पर्सनैलिटी का। 2014 में 19 में आपका ग्राफ गिरा है, 47 से 40 आ गई, वोट परसेंटेज कम हुई है करीब करीब। और कहने का मतलब मेरा ये है कि उस टाइम भी अगर ये पुलगामा और कुछ केंद्रीय नीतियां, कुछ केंद्र से नहीं, कुछ ऐसी चमत्कार हुआ कि वो केंद्र के साथ साथ आपको भी 40 सीट मिल गई, नहीं आप अपोजिशन में बैठे मिलते। दूसरा, कांग्रेस के जो हैं, कांग्रेस के जो वर्कर हैं या बैठे या प्रवक्ता, इनको मैं कहना चाहता हूँ कि इनका अगर गुटबाजी नहीं होती तो कांग्रेस, ये अमन मलिक जितने और कॉन्फिडेंट नहीं होते। आपको रोकना चाहूंगी, एक अनाउंसमेंट करनी जरूरी है दर्शकों के लिए। आप अगर अपना वोट डालकर आए, चूंकि वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है और बेहद खुशी के साथ हम ये भी घोषणा करना चाहेंगे कि आप अपना वोट देने के बाद अगर सेल्फी हमें लेकर भेजेंगे, व्हाट्सएप नंबर लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर आप वोट करके आए हैं तो जरूर अपनी सेल्फी भेजिए और हमारी कोशिश होगी कि तमाम उन लोगों को जो अपनी सेल्फी भेज रहे हैं उनको भी हम टेलीविजन पर दिखा पाएं। और वाकई बहुत महान काम आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे देश की डेमोक्रेसी है, ये हमारी ताकत है कि देश की जो जनता है, आम जनता तय करती है कि सत्ता में कौन बैठेगा, कौन नेता बनेगा, कौन हक पाता है, कौन डिजर्विंग है। ये सब कुछ हमें तय करना है, आपको तय करना है। तो जरूर वोट डालकर आएं और अपनी सेल्फी हमें भेजें, तो बिल्कुल टेलीविजन पर आप भी हमारे साथ नजर आएंगे। चलिए अब मैं रुक करूंगी रजवंत जहिनवाल जी का, लगातार वो भी हमारे साथ बने हुए। रजवंत जी, प्रयास लगातार आप लोग भी कर रहे हैं, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसको ज्यादा ताकतवर आप समझ रहे हैं। देखिए, आप INLD के ही दावेदार
को लेकर कहेंगे कि वही जीतेंगे, लेकिन अगर मैं कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी में से दावेदारों की बात करूं तो INLD किसको समझती है, कौन ज्यादा ताकतवर है? देखिए, INLD की बात अगर करें, विधायक वहां पे कांग्रेस का था, तो निश्चित तौर पर जो टक्कर है वो कांग्रेस से है। भारतीय जनता पार्टी वो सिर्फ इस वजह से सत्ता में है, इस वजह से अगर वो फाइट में आने की बात कर रही है, ये बिल्कुल मानने की बात है। लेकिन जो अभी आप जो बात कर रहे थे कि जिस प्रकार वहां पे विधायक थे, विधायक ने काम नहीं कराए, सरकार की अगर बात करें तो सरकार का दायित्व बनता है कि वहां पर हम काम कराएं। अगर वहां पे किसी विपक्ष का विधायक है तो भी जिम्मेवारी उतनी ही बनती है, और अगर सरकार का विधायक है तो भी जिम्मेवारी बनती है। अभी आप जैसे जिस प्रकार कह रहे थे कि विधायक ये कहे कि हमारी चलती नहीं है, ये बिल्कुल बात आपकी 100% सही है, क्योंकि आप सत्ता पक्ष की बात कर लो, अगर आपकी बात चलती नहीं है तो आप इससे बच नहीं सकते, आपको आवाज उठानी चाहिए। सत्ता पक्ष की बात कर लो चाहे विपक्ष की बात कर लो, यहाँ पे तो सत्ता पक्ष के विधायकों की नहीं चलती, उनका अधिकारी उनके फोन नहीं उठाते। आप विपक्ष के विधायक की बात कर रहे हो, विधायक में खुद में दम होना चाहिए। इस चीज के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला है जो अकेले होते हुए भी पूरी विधानसभा को हिला के रखते हैं, पूरे सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के नाक में नकेल डालने का काम करते हैं। अपने अधिकारों के प्रति वो कितने सजग हैं, जनता के काम करवाने के प्रति वो कितने सजग हैं, वो अभय सिंह चौटाला की तरह उनका देखो टोरा उनका है। फिर भी आपको यही तो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग तो ये कहते थे कि हमारी चलती नहीं है। अभय सिंह चौटाला अकेले विधायक होते पूरे हरियाणा में, उनकी जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, और सरकार की क्या मजाल जो उनकी बात को टाल दे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जनता इनके साथ है। इसी प्रकार ये केवल अपना एक जो अभी रमन मलिक जी कह रहे थे कि हमने 102 कामों की लिस्ट हमने पकड़ा दी। अरे जनाब, आपने लिस्ट तो दे दी, लेकिन आप कभी धरातल पर जाके तो देखिए कि वहां पर काम कितना हुआ है। अगर काम ही किया होता तो सीएम का विरोध क्यों होता? सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी वहां पे साथ क्यों लेके जाते? डिप्टी सीएम का विरोध क्यों हो रहा था वहां पे? आपके जो मंत्री जा रहे थे उनको धक्के क्यों मारे जा रहे थे? इस चीज के बारे में कोई बताए? आप केवल लिस्ट दिखा देते हैं कि टीवी पे हमने इतना काम कराए। अगर वहां पे काम कराए होते तो जनता आपका स्वागत करती, आपका सम्मान करती। आपको ये चीज बताने की जरूरत नहीं कि आपने वहां पे कितने काम कराए हैं, आपको वहां पे ये चीज बिल्कुल निश्चित महसूस हो रही है। जवाब ले लेते हैं जी। काम वहां पे इंडियन नेशनल जो कराए थे उनको रिपेयर तक नहीं करा पाए आप, उनको मरम्मत तक नहीं करा पाए आप। राजवंत जी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, इतनी सी बात कहूंगा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला कि जो व्यक्ति चुना हुआ प्रतिनिधित्व करता है और वो एमएलए होता है, जब तक वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा होता है तब तक वो पार्टी और एक दल विशेष का होता है। उसके उपरांत वो उस विधानसभा की पूरी जनता का एक नुमाइंदा होता है और उसको उसी तरीके से सोचना चाहिए। दिक्कत यह है कि व्यवस्थाएं ऐसी बन जाती हैं कुछ लोगों के साथ जो दल में भी अपने एक टुकड़े के में ही बसे रह जाते हैं, वो उससे आगे भी नहीं देखते। तो आप प्रदेश में और पूरी विधानसभा को अपने एक जैसा मानना तो बहुत मुश्किल की बात है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि 102 कामों की, मैंने आपको भी यही बोला कि हमने तो कराया और हमने जनता को भी बताया। मैंने विपक्ष में, हमारे विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे हैं लोग, उनको भी खुली चुनौती दी है कि लिस्ट मैं देता हूं, आप चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, उसी हलके में हैं, तो आप जाके कम से कम ये वेरीफाई करके ये बोलें कि ये हमारी लिस्ट में ये 102 कामों में से ये 50 काम नहीं हुए हैं या गलत हुए हैं। कम से कम ये इतनी हिम्मत तो रखिए, क्योंकि ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो ये कि जो हमारे पास ब्लॉक लेवल से उधर से काम आए, लोगों के सिफारिशें आई, वो हमने देखी हैं, कराई हैं। और ये बोलना कि जो विपक्ष का कैंडिडेट था, विपक्ष का एक एमएलए था, इसलिए काम नहीं करा रहे, ये बिल्कुल गलत है। रमन मलिक जी, ये तो खुद सीएम अपनी स्पीच में कह चुके हैं कि इन 4 महीनों में जब वहां कोई विधायक नहीं था ना, तब चुनाव आने थे, तो ऐसे में वहां पर तैयारी हुई, तो तैयारी के बीचों बीच ये सच है। ये तो कहीं ना कहीं अगर सीएम कह रहे हैं तो ये बात झूठ नहीं है कि वहां काम नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा और लोगों की शिकायतों को हमने सुना और वहां पर उनका समाधान भी किया है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ 4 महीने क्यों, उससे पहले क्यों नहीं किया गया? आप सब जुड़े रहिए मेरे साथ, इस पर महाकवरेज लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौट रहे हैं।